बीबीसी दुनिया के इस खास शो में आपका स्वागत है। यूक्रेन संकट पर इस स्पेशल प्रोग्राम को आप देख सकते हैं बीबीसी हिंदी के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और हमारे जियो प्लेटफॉर्म पर। रूसी हमले के बाद यूक्रेन के लोगों का क्या है हाल, भारतीय छात्रों के हालात क्या हैं और अब इस लड़ाई का आगे अंजाम क्या हो सकता है। साथ ही करेंगे भारतीय रुख की भी बात इस पूरे संकट पर। हमारे साथ होंगे खास मेहमान जिनसे होगी इस पर खास चर्चा, लेकिन पहले हेडलाइंस। यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई शहरों में रूसी बमबारी जारी। रूस और यूक्रेन सेना के बीच चल रही है भीषण लड़ाई। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कीव पर अब भी यूक्रेन का ही है कब्जा। यूक्रेन का दावा, घुसपैठ की कोशिश कर रहे कई हजार रूसी सैनिक लड़ाई में मारे गए। रेड क्रॉस से अपील की मारे गए रूसी सैनिकों की लाशें ली जाएं। संयुक्त राष्ट्र में अपने खिलाफ लाए गए निंदा प्रस्ताव को रूस ने अपने वीटो पावर से गिराया। 11 देशों ने रूस के खिलाफ किया वोट, लेकिन भारत ने नहीं लिया वोटिंग में हिस्सा। भारत ने यूक्रेन में फंसे अपने नागरिकों को निकालने के लिए भेजा एक एयरक्राफ्ट। सैकड़ों लोगों को सुरक्षित निकालकर विमान पहुंचा रोमानिया। यूक्रेन में रहते हैं लगभग 20,000 भारतीय। रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में हम हर जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आज रूसी हमले का तीसरा दिन है। 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर अटैक किया था। राजधानी कीव समेत कई शहरों में रूसी हमले अब भी जारी हैं। जहां यूक्रेन दावा कर रहा है कि हजारों की संख्या में रूसी सैनिक मारे गए हैं, वहीं रूसी सेना का दावा है कि उनकी सेना यूक्रेन के कई इलाकों में घुस चुकी है। बीबीसी संवाददाता आप तक ला रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। बीबीसी संवाददाता स्टीव रोजनबर्ग, लीज डुसेट, निक बीक, सारा रेंसफोर्ड और फ्रैंक गार्डनर जो इस बारे में एनालिसिस यानी विश्लेषण कर रहे हैं। साथ ही मार्क लोवेन जो यूक्रेन पोलैंड बॉर्डर पर हैं, जिनकी रिपोर्ट भी हम आपको दिखाएंगे। यूक्रेन की राजधानी कीव की सड़कों पर जबरदस्त लड़ाई जारी है। फिलहाल यूक्रेन के सैनिक इसे रूसी कब्जे से बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सरकार ने नागरिकों से घरों में ही रहने की या फिर बंकरों में जाने की अपील की है ताकि वो रूसी बमबारी से बच सकें। सेना ने कहा है कि उन्होंने एक बड़े रूसी हमले को नाकाम कर दिया है और राजधानी के दक्षिण में स्थित एक अहम एयरपोर्ट को रूसी कब्जे से बचाने में कामयाबी हासिल कर ली है। इस बीच अमेरिकी मीडिया ने खबर दी है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कीव से निकलने के अमेरिकी प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। उन्होंने कहा है कि संकट की इस घड़ी में यूक्रेन को हथियार की जरूरत है, न कि सुरक्षित रास्ते की। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेनी लोग हर कीमत पर अपने देश की रक्षा करने को तैयार हैं। Всім доброго ранку, українці. Зараз в мережі дуже багато з'явилось фейкової інформації, що इंटरनेट पर बहुत सारी फेक न्यूज चल रही है कि मैंने सेना से हथियार डालने के लिए कहा है और सरेंडर की प्रक्रिया जारी है। ये सब गलत है। मैं यहाँ पर डटा हूँ। हम हथियार नहीं डालेंगे। हम अपने देश को बचाएंगे। हमारे हथियार ही हमारी सच्चाई हैं। ये हमारी ज़मीन है, हमारा देश है, ये सब हमारे बच्चे हैं। हम यूक्रेन की आन बान और शान बचाए रखेंगे। ось це і є те, що я хотів вам сказати. Слава Україні! इधर यूक्रेन के दूसरे शहरों में भी भीषण लड़ाई जारी है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि पिछले कुछ घंटों में रूसी सेना ने क्राइमिया के पास के एक इलाके में कब्जा कर लिया है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा है कि देश के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में कई शहरों में लड़ाई जारी है। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं इस पर चर्चा करने के लिए। पूर्व भारतीय राजनयिक राकेश सूद जो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में डिस्टिंग्विश्ड फेलो हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। और साथ ही हमारे साथ हैं सीनियर फेलो इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज के अभिजीत अय्यर मित्रा। और साथ ही हमारे साथ बीबीसी संवाददाता जुबैर अहमद भी जुड़ेंगे। लेकिन अभिजीत, सबसे पहले जो मैक्रों का बयान आया है फ्रेंच प्रेसिडेंट का, तो उन्होंने कहा है कि हथियार भेज रहे हैं वो, और कहा है कि युद्ध विरोधी गठबंधन अब काम कर रहा है। क्या सिर्फ अभी फ्रांस ही है यूक्रेन के साथ और पश्चिमी देश अभी वेट एंड वॉच की भूमिका में है? देखिए, इसमें क्या हो रहा है कि पश्चिमी देश कोई एक
यूनाइटेड फ्रंट नहीं पैदा कर रहे हैं, वो हर बंदे का एक डिफरेंट ही अप्रोच होए जा रहा है। जैसे अभी एस्टोनिया और लाटविया ने रशियन एयर स्पेस को बंद कर दिया है रूसी प्लेनों के लिए, फ्रांस कुछ और किए जा रहा है, जर्मनी कुछ और किए जा रहा है। ये जो वेपन्स इन्होंने बोला है, हथियार जो इन्होंने बोला है ये देंगे करके यूक्रेन को, ये कैसे यूक्रेन के अंदर पहुंचेंगे? क्योंकि यूक्रेन का जो एयर स्पेस है वो तो पूरा रूस के कंट्रोल के अंदर है, तो ये कैसे पहुंचेगा भी हमको पता नहीं है। तो अभी तक हमको कोई क्लैरिटी ही नहीं है कि लोग क्या कर रहे हैं। एक संगठन की तरह तो वो काम ही नहीं कर रहे हैं। इसमें अभी चिंता ये है कि जब तक वो मदद भेजे कहीं कीव रूस के कब्जे में ना आ जाए। हमारे साथ राकेश सूद जी भी जुड़ गए हैं। राकेश जी, ये रूस वर्सेस रेस्ट है, रूस वर्सेस वेस्ट है, या फिर सिर्फ रूस वर्सेस यूक्रेन ही रहेगा अभी? देखिए, ये रूस वर्सेस यूक्रेन तो नहीं है, वो तो जाहिर है। ये एक तरह से रूस वर्सेस वेस्ट हो ही गया है, क्योंकि आपको याद होगा कि 4 फरवरी को रूसी राष्ट्रपति पुतिन वो बीजिंग गए थे। 5 फरवरी को वहाँ पर वो ओलंपिक्स, विंटर ओलंपिक्स का उद्घाटन था, सो उसमें शिरकत करने। और उससे पहले दिन वो जब शी जिनपिंग से मिले थे, तो वो लंबी चौड़ी मीटिंग के बाद एक काफ़ी उनका बयान आया था, और उसमें कई सारे मुद्दे थे, कई सारी चीज़ों के बारे में जिक्र किया था। और उसमें ये जाहिर था कि चीन और रूस का आपस में एक तरह से नज़दीक, वो एक दूसरे से काफ़ी नज़दीक आ रहे थे। और तो इसलिए अब वेस्ट में ये देखना है कि अमेरिका और यूरोप उसमें एक मत हैं या नहीं, और अगर हैं तो कहाँ पर जाकर एक मत उनका टूटता है। पुतिन यही देखने की कोशिश करेगा, यही उसको यहीं पे वो अपना ढूंढेगा कि कहाँ उनके बीच में आपस में दरार है। जी, पर इसमें एक सवाल और है कि नाटो कहाँ है? जो बोन ऑफ कंटेंशन था इस रशिया और अमेरिका और बाकी मामलों में, वो नाटो कहाँ है? नाटो ने यूक्रेन पर रूस के हमले को एक भयानक रणनीतिक गलती बताया है, जिसका उसे आने वाले सालों से गंभीर राजनीतिक और आर्थिक परिणाम भुगतना पड़ेगा। ब्रसल्स में नाटो मुख्यालय में तमाम नेता पूर्वी यूक्रेन में तैनाती बढ़ाने की बात उन्होंने कही है। सुनिए नाटो के महासचिव जेन्स स्टोल्टनबर्ग और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने क्या कहा। We are deploying elements of the हम नेटो रिस्पांस फोर्स की टुकड़ियों को जमीन, समुद्र और हवा में तैनात कर रहे हैं। नेटो क्षेत्र के हर सहयोगी और जमीन के हर टुकड़े को बचाने के लिए जो बन पाएगा वो हम करेंगे। We will do what it takes to protect and defend every ally. अमेरिकी राष्ट्रपति इस बात पर बहुत स्पष्ट हैं कि हम नेटो क्षेत्र की रक्षा करेंगे। मुझे लगता है कि राष्ट्रपति पुतिन के लिए काफी होगा ये समझने के लिए कि वो यूक्रेन के आगे और ना बढ़ें। अभिजीत जी, नाटो को लेकर तो सवाल यहाँ पर बनता है, 73 साल के अपने इतिहास में क्या नाटो के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती है? इस पूरी क्राइसिस में नाटो है कहाँ? नेटो कुछ कर भी नहीं सकता है, क्योंकि यूक्रेन तो नेटो का सदस्य ही नहीं है। तो जैसे महाभारत और रामायण में जो शकुनी और मंत्रा का जो काम है वो इसमें नेटो ने किया है। क्योंकि देखिए, एक किस्म से अगर आप देखेंगे, यूक्रेन पाकिस्तान की तरह है, जहाँ पाकिस्तान एक फौजी फाउंडेशन सब कुछ चलाता है, यूक्रेन में ये करप्ट ओलिगार्क्स हैं जो सब कुछ चलाते हैं, और जब उनका कुछ चलता नहीं है तो वो दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि हिंदुस्तान ने ये किया, तो यूक्रेन रूस पे लगाता है। और नेटो इसमें भड़काए जा रहा है। उनको फॉल्स होप, हिंदी में फॉल्स होप क्या कहते हैं मेरे को पता नहीं, पर फॉल्स होप दिए जा रहे थे। अब जब हुआ है, सब हाथ धो के भाग गए। वो बस टिप्पणी कर सकते हैं, ये साइड में ये म्यूजिक बजा सकते हैं, कैंडल लाइट रैली होल्ड कर सकते हैं, और कुछ तो नेटो कर भी नहीं पाएगा अभी के लिए। क्योंकि देखिए, रूस के पास परमाणु हथियार है, और अगर हम बोले जा रहे हैं कि पुतिन झूठ बोलते रहते हैं, वो बोलते थे कि क्राइमिया नहीं इन्वेड करेंगे, फिर ये इन्वेड नहीं करेंगे, पर किया, तो याद रख लीजिए उन्होंने ये भी बोला है कि उनके पास परमाणु हथियार हैं और वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो अगर वो झूठ बोले जा रहे हैं तो परमाणु हथियार भी फिर झूठी बोल के फिर इस्तेमाल करेंगे। हाँ, लेकिन इस बीच राकेश जी, एक सवाल ये भी बनता है कि ऐसे हालात में यूक्रेन में लोग हथियार उठा रहे हैं, वहां का राष्ट्रपति खुद हथियार उठाकर वो अपने बचाव की बात कर रहे हैं, क्या यूक्रेन को उसके हाल पर छोड़ दिया है बाकी देशों ने? देखिए, एक चीज जो अभी जो आप रिपोर्ट दे रहे थे, जिसमें वो
यूएस विदेश मंत्री ब्लिंकन और नेटो के सेक्रेटरी जनरल की जो बातचीत चल रही थी स्टोल्टनबर्ग की, उसके अंदर यही कहा था कि वो हर हालत में नेटो के मेंबरों की सुरक्षा पूरी करेंगे। और जैसा अभिजीत ने कहा, यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं है, तो इसलिए कभी किसी ने ये नहीं कहा कि हम नेटो यूक्रेन की सुरक्षा का जिम्मेवारी ले रहा है, ये तो कभी किसी ने कहा ही नहीं है जी। तो ये एक किस्म से गलत किस्म की आलोचना है कि नेटो ने यूक्रेन की मदद करने से इनकार कर दिया। हाँ, यूक्रेन के इर्द गिर्द कई देश हैं जो कि नेटो के सदस्य हैं, वहां पर नेटो जो है वहां पर सुरक्षा अधिक कर रहा है और यही उन्होंने ऐलान किया है। जहां तक यूक्रेन का सवाल है, अब देखना यह है पुतिन ने जो स्पीच दी थी सोमवार रात को, उससे पहले रिकॉग्निशन करने से पहले जी, आज से 4 दिन पहले, तो पुतिन ने कहा था कि यूक्रेन एक आर्टिफिशियल देश है। यूक्रेन को उसने कहा था कि यूक्रेन और रूस एक ही हैं और यूक्रेन की कोई नेशनल आइडेंटिटी नहीं है। अब ये देखना है कि क्या पुतिन की समझ जो थी वो सही है कि या यूक्रेन की नेशनल आइडेंटिटी है, क्योंकि अगर नेशनल आइडेंटिटी है तो पुतिन के 2 लाख सिपाही 4.5 करोड़ यूक्रेनियन के ऊपर कब्जा नहीं कर सकते हैं। उसके लिए तो वो हम देख चुके हैं, वो वाली कहानी तो 10 साल अफगानिस्तान के अंदर थे रूसी, उसके बाद हमने देखा 20 साल अमेरिकन और विदेशी थे अफगानिस्तान में, तो वो करना बहुत मुश्किल पड़ जाता है, बहुत भारी पड़ जाता है। पर यह सवाल है कि क्या यूक्रेनियन वाकई एक नेशनल आइडेंटिटी में आते हैं, क्योंकि आपस में उनके अंदर काफी फर्क है। पूर्वी यूक्रेन के लोग रूसी भाषा बोलते हैं, उनका जो धर्म है वो रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च है, और पश्चिमी यूक्रेन के लोग जो हैं वो यूक्रेनियन बोलते हैं, उनका धर्म जो है वो रोमन कैथोलिक चर्च है। तो इसलिए उनके अंदर आपसी जो पर क्या वो सारे यूक्रेनियन हैं या नहीं, सवाल यहाँ पे आता है। और इसके ऊपर ये निर्भर करेगा कि पुतिन अगर सोच रहा है कि मैं अगले 1-2 दिन के अंदर सब खेल खत्म कर दूंगा, तो क्या वो कर पाएगा या नहीं, कि या वहां पर कोई सिविल वॉर की आशंका होगी और उसके अंदर पश्चिमी देश जो हैं वो उनको हथियार सप्लाई करें। बिल्कुल, सवाल यहाँ ये भी बनता है, जैसा राकेश जी आप कह रहे हैं कि नाटो बाकी देशों पर फोकस कर रहा है। अगर पुतिन यूक्रेन तक ही नहीं रुके और बाकी देशों तक भी पहुंचे जो बॉर्डर के पार हैं, तब क्या होगा। लेकिन यहाँ भारत की भूमिका की भी बात करनी बहुत जरूरी है। यूनाइटेड नेशंस में यूक्रेन से जुड़े एक प्रस्ताव को रूस ने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करके रोक दिया है। यूक्रेन पर रूसी हमले की निंदा करने के लिए प्रस्ताव लाया गया था, जिसके पक्ष में 11 सदस्यों ने वोट किया, लेकिन भारत, चीन और यूएई ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। भारत के रुख को साफ करते हुए यूएन में भारत के प्रतिनिधि ने कुछ ये कहा। Mr. President, India is deeply disturbed by the recent turn of developments in Ukraine. We urge that all efforts are made for the immediate cessation of violence and hostilities. No solution can ever be arrived at the cost of human lives. We are also deeply concerned about the welfare and security of the Indian community, including a large number of Indian students in Ukraine. The contemporary global order has been built on the UN Charter, international law, and respect for the sovereignty and territorial integrity of states. All member states need to honor these principles in finding a constructive way forward. Dialogue is the only answer to settling differences and disputes, however daunting that may appear at this moment. It is a matter of regret that the path of diplomacy was given up. We must return to it. For all these reasons, India has chosen to abstain on this resolution. I thank you. और रूस के यूक्रेन पर हमले के ऐलान के बाद वहां गए हजारों भारतीय छात्र डरे हुए हैं। भारत से ज्यादातर छात्र यूक्रेन मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। वहां करीब 20,000 से ज्यादा भारतीय छात्र हैं। भारतीय दूतावास ने नई एडवाइजरी जारी की गई है। छात्र दूतावास से संपर्क में हैं और भारत लौटना चाहते हैं, पर इस बीच उन्हें किन मुश्किलों से गुजरना पड़ रहा है।
घर मम्मा पापा के पास वापस जाना है बस किसी तरह। हाँ, बीच में थोड़ा सा डर लगा था जब बाहर कुछ ऐसी आवाज होती है, तो हाँ थोड़ा सा डर लगता है डेफिनेटली। कुछ बनाने के लिए तो है नहीं, तो सारा मैगी खाएंगे हम। ये टेबल में सारा सामान, खाने का सामान अब खत्म हो गया है, पता नहीं कैसे रहना है। इंडियन एम्बेसी के तरफ से एग्जैक्ट टाइम, सही टाइम पे हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिली, जिस वजह से आज हम अभी तक यहाँ फंसे हुए हैं। हम जब सुबह जब मैं उठा था तो मैंने अपनी खिड़की से बाहर देखा तो वहाँ एक आग वो लग रही थी, आग सी। तो सारे उसे देख के, जब इतना सारा धुआं निकल रहा था तो सारे बच्चे उसे देख के डर गए थे। और खाने के लिए यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है, बड़ा मैगी है, मैगी से काम चलाना पड़ रहा है। लोग तो ऐसे रिएक्ट करे, चलो हम तो फॉरेनर्स हैं, हमें ज्यादा नॉलेज नहीं है। जो यहाँ की लोग खुद इतना रश मचा चुकी है ये सुपरमार्केट्स में, यहाँ के जो बैंक्स है वहां से हमें कैश नहीं मिल रहा। जो यहाँ हम कैश इवन 1 डे में हम 24,000 इंडियन रुपीस निकाल सकते थे, वहां हम अभी सिर्फ 600 रुपए निकाल पा रहे हैं। जो फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, तो वो बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। हाँ, हमने एम्बेसी को बार बार कॉल की है, हमने बार बार पूछा है कि सिचुएशन क्या है, कैसी है, कि हम क्या करें। एक्चुअली हमें, क्योंकि एक तो यूनिवर्सिटी हमें अलाउ नहीं कर रही थी, उनका कहना ये था कि ये वॉर होगा नहीं, आप सेफ हो, आप जा नहीं सकते, अगर आप गए तो आपकी क्लासेस में एब्सेंट लगेंगे, आपको वापस आना होगा, आपको क्लियर करना होगा। कौन घर नहीं जाना चाहता है बस इस सिचुएशन में। लेकिन मैम 4th ईयर में मैं स्टूडेंट हूँ, तो मैम अब 4 साल की पढ़ाई और ये सारी चीजें जो है एकोमोडेशन या फिर जो पैसे लगे हैं, सारी चीजें वेस्ट हो जाएं अचानक से, तो मैम इस वजह से नहीं मैं अभी तक जा पाया। और सेकंड थिंग ये थी कि मैम फ्लाइट का फेयर जो था वो बहुत जबरदस्त था, मतलब इवन 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स जो है वो ज्यादा हो गया था। इवन एयर इंडिया जो है 3 टाइम्स ज्यादा एयर फेयर ले रही है, 62,000। तो मैंने फ्लाइट कर रखी है, बट मैं मार्च में कर रखा था क्योंकि फ्लाइट बहुत ज्यादा महंगी हो रही थी, मुझे फी भी भरनी थी। सारा फ्लाइट भी शट डाउन है ना, तो पापा ने पूछा कि तो कंसल्टेंसी वाले क्या कर रहे हैं, बुला रहे हैं। मैंने कहा इंतजाम हो रहा है क्योंकि अभी फ्लाइट भी सब वो हैं, तो अब आने का तो पता नहीं पापा, तो वो भी परेशान हो रहे हैं घर में, मम्मी भी पापा भी। बेसिकली मेरे हॉस्टल में जिसमें मैं रह रहा हूँ उसके नीचे ही बंकर है, तो उन्होंने बोला है कि अगर कोई भी सिचुएशन बिगड़ती है तो आप सीधे वहाँ पहुँच जाइए। उन्होंने पूरा सब कुछ बताया कि कैसे कैसे जाना है, क्या क्या करना है। अभी तो हमें मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है, बस ये समझ आ रहा है कि कोई फ्लाइट कराए और हम उस फ्लाइट में बैठे और वापस इंडिया जाए किसी तरह यहाँ से बच के। और बीबीसी संवाददाता जुबैर अहमद भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जुबैर साहब, तस्वीरें लगातार आ रही हैं, छात्र कितने परेशान हैं, मीलों तक पैदल चल रहे हैं, पोलैंड के बॉर्डर तक जा रहे हैं, मेट्रो स्टेशन के नीचे जाके उन्होंने पनाह ली हुई है। उन्हें सुरक्षित वापस लाने का कोई और तरीका हो सकता था? बिल्कुल, ये मुनासिब सवाल है और यही सवाल हम लोगों ने विदेश मंत्रालय से पिछले 2 दिनों से हम करते आ रहे हैं। और हमें कहा यह जा रहा है ऑफ द रिकॉर्ड कि कुछ और पहले कदम उठाए जा सकते थे, लेकिन ऑब्वियसली जब ऑन रिकॉर्ड बात होती है तो उनका ये कहना है कि बेसिकली एडवाइजरीज एम्बेसी से जारी की गई थी। और उन्होंने ये भी हमें बताया कि पहला विमान एयर इंडिया का 18 फरवरी को जब अनाउंस किया गया कि 3 विमान वहां से उड़ेंगे और लाए जाएंगे, भारत छात्र जो फंसे हुए उनको लाया जाएगा, लेकिन एक ही विमान आ पाया और उसके बाद फिर एयर स्पेस बंद हो गया। अचानक से रूस ने हमला किया और जो एक जहाज यहाँ से गया तो वो उसको वापस आना पड़ा, और जो बाकी विमान के उड़ने की जो प्रोग्राम था वो सब स्थगित कर दिया गया। अब एम्बेसी अब जो कहा ये जा रहा है कि बॉर्डर एरियाज में जो लगे हुए देश हैं, पड़ोसी देश यूक्रेन से, वहाँ पे हिंदुस्तानी छात्रों को लाया जाएगा और उसके बाद उनको वापस देश बुलाया जाएगा। और एक विमान वहाँ से अभी चल पड़ा है, उसमें 200 से ज्यादा छात्र हैं जो वापस आ रहे हैं। तो देर हुई है ऐसा वो मानते हैं, लेकिन ऑन रिकॉर्ड अपनी जो पोजीशन है वो जाहिर कर रहे हैं कि हमने कई एडवाइजरीज जारी की हैं, हमारे पास प्लान भी था, लेकिन किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि वाकई रूस हमला कर ही देगा, क्योंकि
प्रेसिडेंट पुतिन भी यही कह रहे थे कि वो उनका कोई इरादा नहीं हमला करने का। तो इस तरह की बातें की जा रही है। बिल्कुल। अभिजीत जी, इस पर भी बात करेंगे कि पुतिन के मन में आखिर चल क्या रहा है, क्या चाहते हैं वो। लेकिन सबसे पहले अगर भारत की भूमिका की बात करें, क्या कंफ्यूजन भारत की भूमिका में भी दिख रहा है कि क्या करें क्या ना करें? बहुत टाइट रोप वॉक है, एक तरफ पुराना दोस्त है, एक तरफ अमेरिका है जिसकी तरफ से प्रेशर लगातार आ रहा है। ये जो वोटिंग हुई है उसमें इस तरह के बयान का क्या मतलब है? देखिए, हम तो बहुत क्लियर हो चुके हैं बहुत सालों से। ये पहली बार नहीं है कि एक देश ने दूसरे देश को बिना कोई प्रोवोकेशन के अटैक किया है। 2003 में अमेरिका ने भी इराक को इन्वेड किया था। फिर आप देखेंगे कोसोवो को बिना यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन के बगैर ही एक अलग भिन्न कर दिया था सर्बिया से। लिबिया में सीज फायर का रेजोल्यूशन पास हुआ पर पूरा का पूरा गद्दाफी को निकाल दिया था। उस टाइम भी हमने बहुत क्रोध के साथ नहीं बात किया था, उसको कंडेम किया था, पर बहुत जैसे कहते हैं ना, सत्यम वद मिष्ठम वद, बहुत स्वीट तरीके से ठीक कहा था हमने। इस बार भी हमने, अगर आप ऑफिशियल स्टेटमेंट देखेंगे, हमने कंडेम किया है, पर यूनाइटेड नेशंस में हमने क्या बोला है कि भाई देखो, हम ये वोट सब नहीं करेंगे, जो हमने पहले भी वोट नहीं किया था वो इस बार भी हम नहीं कर रहे हैं। तो हम इसके बारे में बहुत साफ क्या कहीं चीन के साथ खड़े हुए दिख रहे हैं हम इसमें? देखिए, चीन का अलग ही दृष्टिकोण हो सकता है। देखिए, मैं और जो मेरे घर में चोरी करने आता है, हम दोनों रोड के राइट साइड पे ही चलाते हैं ना, क्योंकि इस देश में, सॉरी, रोड के लेफ्ट साइड पर ही चलाते हैं क्योंकि इस देश में लेफ्ट हैंड चलाने का रूल है। इसका मतलब ये नहीं है और मैं और चोर अपने मेरे घर में आने वाले चोर एक साथ काम कर रहे हैं। बिल्कुल। राकेश जी, यहाँ पर एक सवाल और बनता है कि भारत की जो अंदर की राजनीति है वहां पर बहुत कुछ हो रहा है। जैसे लेफ्ट पार्टियों ने क्रिटिसाइज किया है सरकार को कि अमेरिका के दबाव में ना आए, मतलब अमेरिका की तरफ इल्जाम लगाया गया है कि अमेरिका का जो एक्सपेंशन वाली पॉलिसी है उसकी वजह से रूस ने हमला किया है। भारत के लिए इस तरह की राजनीति के क्या मायने हैं रूस और यूक्रेन को लेकर? देखिए, ऑपोजिशन अपना धर्म निभा रहा है कि वो सरकार को, उन्होंने एक तरह से कोई भी नीति हो, कोई भी एक्शन हो, उसमें उन्होंने सरकार की निंदा करनी है। और ये अब अनफॉर्चुनेटली हमारी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है वो इतनी पोलराइज हो चुकी है, इतनी खराब हो चुकी है कि सरकार और ऑपोजिशन किसी भी चीज़ के ऊपर इकट्ठे बैठकर एक राय नहीं बना पा रहे हैं। और ये हम आज से नहीं, ये कुछ सालों से देख रहे हैं। तो इसलिए ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि एक वक्त था जब फॉरेन पॉलिसी और उसमें ये होता था कि आप लोगों की सरकार और ऑपोजिशन के अंदर जो भी मतभेद हैं, जब आप भारत से बाहर की बात करते थे तो वो मतभेद नहीं रहते थे, पर आज वो मतभेद हैं। जहाँ तक अमेरिका, ये एक बहुत ही ओवर सिंप्लीफिकेशन है कि अमेरिका जो किया है उन्होंने ठीक किया है, रूस ने जो किया है वो खराब किया है। अगर आप देखें तो ये जो क्राइसिस है ये कम से कम आज से 10-12 साल पहले का शुरू हुआ क्राइसिस है, और इसके अंदर नेटो भी काफी हद तक जिम्मेवार है। हाँ, ये सही है कि पुतिन ने उसको, पहली गोली पुतिन ने दागी है इस क्राइसिस में, पर अगर हम इसके इतिहास में जाएं तो नेटो की भी काफी जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और जब तक ये डिप्लोमेसी के वो शुरू हुआ तब तक मुझे लगता है काफी देर हो चुकी थी। जी, खैर, देर किसी की तरफ से भी हुई हो, लेकिन इसका अंजाम लोग भुगत रहे हैं, जो आम लोग हैं, और वो भी यूक्रेन के। लगातार युद्ध प्रभावित इलाके से तस्वीरें आ रही हैं जहां लोग सुरक्षित रहने के लिए अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ पड़ोसी देशों का रुख कर रहे हैं। यूएन रिफ्यूजी एजेंसी ने कहा है कि पिछले 48 घंटों में 50,000 से ज्यादा लोग यूक्रेन छोड़कर दूसरे देशों का रुख कर चुके हैं। अब चिंता ये जाहिर की जा रही है कि आने वाले दिनों में यूरोप को एक और बड़े शरणार्थी संकट का सामना करना पड़ सकता है। यूक्रेन पोलैंड सीमा से बीबीसी संवाददाता मार्क लोवन की ये रिपोर्ट। बॉर्डर जो लोगों को अलग करती है लेकिन कई बार साथ भी लाती है। अपनी सुरक्षा के लिए परिवार यहां जमा हुए हैं, जैसे 10 साल की मारिया और उसकी मां। 2 दिनों की यात्रा के बाद वो कीव से यहां पोलैंड पहुंची हैं, अपने पिता के पास। आपको कीव छोड़ते वक्त क्या महसूस हो रहा था? क्या आप डरी हुई थीं? Yes. I have never thought about. मैंने कभी इस स्थिति के बारे में नहीं सोचा था कि 21वीं सदी में यूरोप में एक देश दूसरे पर हमला कर देगा। Another country in Europe. Your country. My country. सीमा पार करते यूक्रेनी लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है।
रूस के हमले का डर वो सालों से झेल रहे हैं, लेकिन अब जब रूसी सेना उनकी घेराबंदी कर रही है तो उन्हें भागना पड़ रहा है। नादिया सुलासरेंको ने अपनी बड़ी बेटी को सेना की मदद के लिए छोड़ा और 2 छोटी बेटियों के साथ यहाँ पहुंची हैं। कल अचानक कुछ आवाजें आनी शुरू हुई तो मेरी नींद खुल गई। मैंने अपने पति से पूछा कि क्या हो रहा है। उन्होंने खिड़की से देखा और कहा रूसी सेना बमबारी कर रही है। उन्होंने कहा कि बैग पैक करो और बच्चों को लेकर यहाँ से निकल जाओ। मैं अपने देश से प्यार करती हूँ लेकिन वहाँ वापस नहीं जा सकती। हम वहाँ महफूज नहीं हैं। पोलैंड इन शरणार्थियों का स्वागत कर रहा है। उनकी मदद के लिए वहां कई सेंटर बनाए गए हैं। हालांकि पोलैंड यूरोपीय संघ का एक ऐसा देश है जिसका हाल के सालों में शरणार्थियों के प्रति बेहद कठोर रवैया रहा है, लेकिन रूसी हमले और कब्जे की क्या कीमत चुकानी पड़ती है ये भी उसे पता है। यूरोपीय देशों में पनाह के लिए मध्य पूर्व के नागरिक अक्सर यहाँ आते रहे हैं, लेकिन अब ये खतरा यूरोपीय संघ के दरवाजे तक आ पहुंचा है। पोलैंड ने कहा है कि आने वाले दिनों में ये 2015 के बाद का सबसे बड़ा शरणार्थी संकट बनकर उभर सकता है। लेकिन कई यूक्रेनी दूसरे देशों से वापस अपने देश भी जा रहे हैं। यूक्रेन के नागरिक आंद्रेई और निकोलाई मुसीबत की इस घड़ी में अपने देश की मदद के लिए जा रहे हैं। वो कहते हैं कि हम अपने देश को बचाने जा रहे हैं, ये हमारी ड्यूटी है। हमने रूस के साथ कुछ गलत नहीं किया है। पुतिन पूरे यूक्रेन पर कब्जे की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ जो भी लोग आ रहे हैं उनका एक ही मकसद है, अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा। कल यहाँ नागरिक थे, आज शरणार्थी हैं। अभिजीत, हाल ही में हमने अफगानिस्तान का रिफ्यूजी क्राइसिस देखा, एक मुल्क छोड़कर लोग कैसे भाग रहे हैं। अब फिर ये यूक्रेन का रिफ्यूजी क्राइसिस। क्या दुनिया एक बहुत बड़े रिफ्यूजी क्राइसिस की तरफ बढ़ रही है महामारी के बाद? ये लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? और अगर पुतिन यूक्रेन तक नहीं रुके, अगर बाकी देशों तक बढ़े तो क्या होगा? तो देखिए, इसमें क्या बात है कि जो 4 सबसे नेबर्स हैं यूक्रेन के, यानी कि पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी और रोमानिया, ये चारों वो देश थे जिन्होंने सीरिया और अफगानिस्तान से आने वाले शरणार्थियों को शरण देने से इनकार कर दिया था। तो अब उनका एक किस्म से एक ड्यूटी बनती है कि वो ये शरणार्थियों को ले, क्योंकि वो बोल रहे थे कि हम क्रिस्तु देश हैं और हम अपने डेमोग्राफिक्स को चेंज नहीं करना चाहते हैं, ये तो क्रिश्चियन ही हैं। तो आपको अब EU एक किस्म से आके बहुत ही दृढ़ जैसे इन चारों स्टेट से बोल सकता है कि आप ये शरणार्थी लेंगे ही। इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि अगर आप यूक्रेन के जो सरकार कर रही है वो बहुत गलत कर रही है। वो जो भी सिविलियन है जो लड़ना चाहता है उनके हाथों में वो AK-47 और ये सब ठोस रहे हैं। ये करना नहीं चाहिए। लेकिन उनके पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन क्या है कि आप जाके युद्ध के मैदान में लड़ो। जब आप सिटी में आके आपका प्लान ही है उनको शहरों के अंदर ले आके लड़ने के लिए, तो आप अपने ही नागरिकों को आप टारगेट बना रहे हैं। तो ये हम हमेशा बोलते थे कि ह्यूमन शील्ड का जो है, ये ह्यूमन शील्ड का एक स्ट्रैटेजी है और ये अगर आप देखेंगे जेनीवा कन्वेंशन का एक उल्लंघन है। ये करना नहीं चाहिए था, मैं समझता हूं। लेकिन जब ज़ेलेंस्की को अकेला छोड़ दिया गया इस तरह, जब वो खुद हथियार लेकर घूमते हुए नजर आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर तो वैसे उनको हीरो बनता हुआ दिखाया जा रहा है। ऐसे में ऑप्शन क्या है जब बाकी देश अभी वेट एंड वॉच कर रहे हैं? वहां कीव तक उनकी सेना घुस रही है। जी देखिए, ऑप्शंस नहीं है उनके पास। ये एक किस्म से डेस्परेशन है, पर डेस्परेशन को भी जहां तक हो सके किसी को कॉल करके भी उनको बोलना चाहिए था कि ये नहीं करो। मैं समझता हूं कि जब सब कुछ आपके हाथ से जा रहा है, अगर आप देखेंगे अब तक जो रूसी फोर्सेस ने एडवांस कर चुके हैं, वो जब 2003 में जब इराक का इन्वेजन हुआ था उससे बहुत ही ज़्यादा हुआ है। और यूक्रेन तो इराक से बहुत ही बड़ा कंट्री है और बहुत ही मुश्किल टेरेन है उनका। फिर भी ये जो शरणार्थी का जो क्राइसिस होगा, ये सबसे ज़्यादा हंगरी, पोलैंड, स्लोवाकिया, शायद चेक रिपब्लिक और रोमानिया को ही अफेक्ट करेगा। बिल्कुल, लेकिन यहाँ फिर बात एक वर्ल्ड डिप्लोमेसी की भी होने लगी है। यूक्रेन पर रूस के हमले से दुनिया 2 खेमों में बटी हुई दिखाई दे रही है। क्या ये संकट रूस और यूक्रेन से आगे बढ़कर दुनिया के एक बड़े हिस्से को अपनी जद में ले सकता है? देखते हैं। क्या दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 के मुहाने पर खड़ी है? बहुत सारे लोग इस बारे में बात कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। जब से रूस ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया है और वेस्ट रूस पर कड़े प्रतिबंध लगा रहा है,
कुछ दिन पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि अगर रूस और अमेरिका एक दूसरे पर गोलियां चलाने लगे तो समझिए वर्ल्ड वॉर है। इसलिए उन्होंने ये भी कहा है कि वे किसी भी हालत में यूक्रेन में अमेरिकी सेना नहीं भेजेंगे। पर वेस्ट को ये भी लगता है कि रूस अभी और बड़े स्तर पर यूक्रेन पर हमला कर सकता है। रूस यूक्रेन की राजधानी कीव की तरफ भी बढ़ चुका है। यूक्रेन के नेता दुनिया से मदद की गुहार कर रहे हैं, लेकिन क्या नेटो कुछ करेगा? अमेरिका, यूके, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, तुर्की जैसे देश नेटो के सदस्य हैं। ये देश बयान दे रहे हैं, रूस पर कड़े प्रतिबंध लगा रहे हैं, लेकिन क्या ये रूस को रोकने के लिए कुछ और भी करेंगे? नेटो के लिए रेड लाइन होगी अगर रूस किसी नेटो के सदस्य देश को धमकाएगा। नेटो के समझौते के आर्टिकल 5 के तहत नेटो को अपने सदस्य देश को बचाना ही पड़ेगा अगर उस पर हमला हुआ तो। लेकिन यूक्रेन तो अभी सदस्य देश है ही नहीं। हालांकि वो कह चुका है कि नेटो ज्वाइन करना चाहता है, लेकिन पुतिन ने ठान रखी है कि वो यूक्रेन को ऐसा नहीं करने देंगे। लातविया, लिथुनिया, एस्टोनिया जैसे यूरोपीय देश पहले सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करते थे। 1991 में सोवियत संघ टूटने के बाद अलग हुए और अब नेटो के सदस्य भी हैं। इन देशों की सरकारें भी चिंता में है कि मान लो रूस सिर्फ यूक्रेन तक ही नहीं रुका और इन देशों में रशियन एथनिक माइनॉरिटीज को मदद करने की आड़ में वहां भी इन्वेड करने लगे तो। इसी वजह से नेटो ने सैन्य सहायता भी भेजी है इन देशों को। लेकिन जब तक रूस और नेटो डायरेक्टली नहीं भिड़ते तब तक तो फुल स्केल वर्ल्ड वॉर होना मुश्किल है। ये मत भूलिए कि रूस और अमेरिका के पास 8000 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉर हेड हैं, तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। दोनों को पता है कि एक्शन का रिएक्शन क्या होगा। जानकार भी मानते हैं कि पुतिन अभी नेटो पर हमला नहीं करेंगे, वो सिर्फ यूक्रेन को एक वासल स्टेट की तरह बनाकर रखना चाहते हैं। वासल स्टेट मतलब एक ऐसा देश जिसे अपने अंदरूनी मामलों में फैसलों की तो आज़ादी है, लेकिन कोई और देश उसकी विदेश नीतियों पर कंट्रोल रखता है और एक तरह से उस देश का वहां दबदबा होता है। मतलब पुतिन यूक्रेन पर अपना दबदबा चाहते हैं, लेकिन पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है ये समझना मुश्किल है। लेकिन बुरे से बुरा हो सकता है अगर पुतिन चाहे तो। साइबर अटैक हो सकते हैं। यूके की नेशनल साइबर सिक्योरिटी सेंटर ने तो पहले ही आगाह कर दिया है इसके लिए। हालांकि इन अटैक्स को रूस की सरकार से जोड़ पाना मुश्किल होता है, लेकिन ये साइबर अटैक बैंक, कंपनी, लोगों और महत्वपूर्ण संस्थानों को टारगेट करते हैं। वेस्ट और रूस के बीच कोई भरोसा बचा नहीं है, रिश्ते खराब हैं और ये एक खतरनाक सिचुएशन है। इस बीच खबर आई है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने एक ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है, उन्हें यूक्रेन के हालात के बारे में जानकारी दी है और साथ ही उनसे पॉलिटिकल सपोर्ट भी इस पूरे मामले पर मांगा है। जुबैर साहब, इसमें एक और सवाल बनता है कि ये जो युद्ध हो रहा है, क्या इसके बाद एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा, एक सिस्टम बनेगा जिसमें रूस शायद एक तरफ होगा, शायद चीन जैसे देश उसके साथ होंगे और एक तरफ सारे पश्चिमी देश होंगे? क्या कुछ हो सकता है? देखिए, व्लादिमीर पुतिन जो है उस दौर के हैं जब सोवियत यूनियन हुआ करता था। वो केजीबी के ऑफिसर होते थे। वो पुराने सोवियत यूनियन के एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव कह सकते हैं और उनको इस बात का क्रोध था कि सोवियत यूनियन का इंतशार हो गया, वो बिखर सा गया। 1991 में कई देश अलग हो गए। तो उनकी जो कुछ जो वेस्टर्न मीडिया में एनालिसिस है वो ये है कि वो उसी तरह का एक वर्ल्ड ऑर्डर चाहते हैं जहाँ पे रूस उसी तरह से एक पावरफुल वर्ल्ड पावर रहे जैसे कि सोवियत यूनियन पहले हुआ करता था। और बाइपोलर वर्ल्ड में जब अमेरिका और सोवियत यूनियन एक साथ हुआ करते, एक दूसरे के खिलाफ हुआ करते थे, तो एक तरह से संतुलन रहता था और किसी एक वर्ल्ड पावर को डोमिनेट करने की पूरी तरह से वो योग्य नहीं होते थे। लेकिन अभी पिछले सोवियत यूनियन के इंतशार के बाद अमेरिका एक अकेला सुपर पावर रह गया है, जिसकी वजह से उनकी सोच है कि वो मनमानी करता है, जहां भी चाहता है इराक पे चढ़ाई कर दो या अफगानिस्तान पे चढ़ाई कर दो या सोमालिया में घुस जाओ। तो अगर दो बड़ी ताकतें होंगी तो रूस एक बड़ी ताकत बन के फिर से अगर उभरेगी तो शायद अमेरिका पर थोड़ा सा अंकुश रहे और एक फिर से कोल्ड वॉर की स्थिति पैदा हो, जबकि एक दूसरे न्यूक्लियर हेड की आपने बात की, इतने हजार न्यूक्लियर हेड्स हैं, 8000, तो एक तरह से डेटरेंट वो रहेगा। और रूस एक चीन के साथ ऑफ कोर्स मिलके एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की जो लोग बात कह रहे हैं, उसमें शायद प्रेसिडेंट पुतिन
की कोशिश में बिल्कुल। राकेश सर, यहाँ पर एक और भी सवाल उठता है, जैसे वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने प्रधानमंत्री से बात की है और उनसे फिर से सपोर्ट की बात कही है, अमेरिका ने भी एक तरह से प्रेशर डाला, लेकिन भारत वही कह रहा है कि डायलॉग के थ्रू सुलझाया जाए। कैसे डायलॉग के थ्रू मसला सुलझेगा जब व्लादिमीर पुतिन डायलॉग की बात करते हैं, उसके बाद वो शर्तें रखते हैं? अगर यूक्रेन वो शर्तें मानता है तो क्या होगा, नहीं मानता है तो क्या होगा? राकेश जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? शायद अभी उनसे संपर्क नहीं हो रहा, लेकिन अभिजीत जी, ये सवाल मैं अगर आपसे पूछूं कि भारत की भूमिका क्या होगी जब वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की सपोर्ट मांग रहे हैं, जब अमेरिका दबाव डाल रहा है, और भारत सिर्फ ये कह के क्या रह सकता है कि डायलॉग करें? व्लादिमीर पुतिन जब दूसरी छोर पर बातचीत अपनी शर्तों पर करना चाहते हैं, तो ये डायलॉग कैसे होगा? भारत क्या करेगा? देखिए, भारत ठीक है, हम यूक्रेन के साथ भी काफ़ी दोस्त हैं, पर रूस के साथ हमारी दोस्ती काफ़ी ज़्यादा गहरी है। अब इसमें हमारी बस एक भूमिका है कि ये मारकाट को रोकना, किसी भी हालत पे रोकना, और ये बस रूस के टर्म्स पर ही, पुतिन के टर्म्स पर ही हो सकता है। अभी तक अगर आपने देखे हैं जो शर्त रखे हैं वो ज़्यादा नहीं है। उन्होंने बस ये कहा है कि क्राइमिया डिफैक्टो हमारे पास है, आप दस्तखत कर दो कि अब हम क्राइमिया रूस को दे रहे हैं, नंबर 1, और नंबर 2, आप न्यूट्रल रहेंगे, आप नेटो में कभी भी भर्ती नहीं होंगे। मेरा क्या डर है कि ये जितना देरी होते जाए एक रेजोल्यूशन ढूंढने में, रूस के डिमांड्स बढ़ते जाएंगे। तो अगर इसमें मैं समझता हूं हिंदुस्तान बिल्कुल सही कर रहा है अभी, क्योंकि अगर हम इसमें लेकिन दबाव बहुत है। आप देखिए, लेफ्ट पार्टियां कह रही हैं, अमेरिका को वो ब्लेम कर रही हैं, उसके बाद अमेरिका का दबाव पड़ रहा है, अब तो खुद यूक्रेन से राष्ट्रपति मदद की बात कर रहे हैं। जी देखिए, ये दबाव जो पड़ रहा है, अगर आप देखेंगे जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट है, उनकी जो विदेश मंत्रालय है, उन्होंने बोला है कि हम समझते हैं कि भारत का रूस के साथ एक गहरा संबंध है, हम बस ये मांग रहे हैं भारत से कि भारत रूस के साथ बात करे और जो भी कर पाए आप बस वही करें। जहां वामपंथी पार्टी का सवाल है और जहां ये थिंक टैंक लोगों का सवाल है, मैं भी एक थिंक टैंकर हूं तो बोलना नहीं चाहिए, पर जहां थिंक टैंकरों का सवाल है, ये ट्विटर पे बोलना बहुत आसान है। जो वो बोल रहे हैं और जो अमेरिकन सरकार बोल रही है, उसमें काफ़ी डिफरेंस है। और अगर आप देखेंगे जो ज़ेलेंस्की जी ने जो प्रधानमंत्री से बात करके पूछा, उसमें भी काफ़ी फ़र्क है। जो उन्होंने उनके जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थे, जो जिन्होंने आज सुबह बात किया था, वो तो ऑलमोस्ट हमको धमकी दे रहे थे। लेकिन इस बीच में एक सवाल है कि पुतिन क्या चाहते हैं? यूक्रेन को क्या अपने साथ लेना चाहते हैं, या यूक्रेन को एक ऐसा देश बनाना चाहते हैं जिसपे उनका दबदबा कायम रहे? जी, तो इसमें बहुत क्लियर है, वो एक टर्म है इंग्लिश में फिनलैंडाइजेशन। जैसे फिनलैंड कोल्ड वॉर के समय था कि वो रूस के साथ भी कोऑपरेट करता था, पश्चिम के साथ भी कोऑपरेट करता था, पर मिलिटरीली कुछ नहीं करता था। वो बस ये चाहते हैं। तो अभी भी शर्त ये है। अब प्रॉब्लम क्या हुआ है कि रूस ने अभी स्वीडन और फिनलैंड को भी धमकी दी है कि अगर आपने नेटो ज्वाइन करने की सोची भी, तो बहुत ज़्यादा आपके लिए खराब होगा। बिल्कुल। तो उनका बस ये है कि ठीक है, हम आपको आप पे हमला नहीं करेंगे, पर आप नेटो में भर्ती होने की बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। बहुत सारे सवाल इसके बाद उठ रहे हैं कि यूक्रेन किस दिशा में जाएगा इसके बाद, इस तरह के रिश्ते यूक्रेन रूस के और बाकी देशों के किस ओर जाएंगे, और अगर रूस ने कब्जा किया तो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं जैसे यूएन, वो सब आगे क्या करेंगी? खैर, इन सवालों के जवाब अभी बाकी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक बड़ा सवाल ये भी है कि रूस यूक्रेन में इस जंग की चिंगारी आखिर सुलगी कैसे? रूस लंबे वक्त से यूक्रेन के यूरोपियन यूनियन के प्रति झुकाव की आलोचना करता रहा है, लेकिन पुतिन की नाराजगी सोवियत यूनियन के विघटन के समय से है। बीबीसी के वर्ल्ड एडिटर जॉन सिम्पसन ने समझने की कोशिश की कि आखिर इस लड़ाई की वजह क्या है। इस बात को गलत ठहराना मुश्किल है कि साल 1989 में बर्लिन की दीवार गिरने के बाद दुनिया बदली है, वो भी बेहतरी के लिए। यूरोप में सोवियत संघ का खात्मा और पश्चिमी सभ्यता की आजादी की परिभाषा की विजय हुई। इसके करीब 2 साल बाद क्रांति रूस तक पहुंच चुकी थी। लेकिन खुफिया एजेंसी केजीबी की तख्तापलट की कोशिश के बाद बोरिस येल्त्सिन सोवियत संघ के पुराने ढांचे को खत्म करने वाले और एक बेहतर लोकतंत्र को लाने वाले शख्स के तौर पर उभरे। येल्त्सिन के बाद आए पुतिन,
वो भी केजीबी के पूर्व अधिकारी थे। पुतिन हमेशा इस बात पर जोर देते थे कि वो सोवियत यूनियन को दोबारा खड़ा नहीं करना चाहते और वो दुनिया के दूसरे देशों से राजनयिक संबंधों को बखूबी निभाते थे, एक ऐसी दुनिया में जहां अमेरिका का दबदबा था। इस दौरान पुतिन बड़ी खामोशी से रूसी सेना को उसकी ताकत वापस दिलाने के लिए काम करते रहे, जो बहुत कमजोर हो चुकी थी। पुतिन रूस को दोबारा सुपर पावर बनाने के मिशन पर थे। हालांकि पश्चिमी देशों के लिए वो कारोबार करने लायक शख्स से ज्यादा कुछ नहीं थे। समस्या यह है कि रूस के पास वो सकारात्मकता के साथ आए ये सोचकर कि रूस पश्चिमी उदार लोकतंत्र के साथ काम करेगा, लेकिन उन्हें ये एहसास नहीं हुआ कि रूस दोबारा अपनी ऐतिहासिक आक्रामक शैली में लौट रहा है, सिर्फ बाहरी दुनिया के लिए ही नहीं, अपनी आबादी के लिए भी, और इतिहास के अपने दृष्टिकोण के मुताबिक उन चीजों को सही करने के लिए जिन्हें बाहरी दुनिया नहीं समझती। यूक्रेन से खास तौर पर पुतिन को लगाव था। सोवियत संघ से विघटन के समय जिस तरीके से यूक्रेन को आज़ादी मिली वो उन्हें पसंद नहीं थी और लोकतंत्र के समर्थन में ऑरेंज रिवॉल्यूशन उनके लिए अपमानजनक था। साल 2014 तक पुतिन के सैनिक क्राइमिया में घुस चुके थे, जो यूक्रेन का हिस्सा था। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को ताक पर रखकर उन्होंने वहां कब्जा कर लिया। कुछ ही महीनों बाद मॉस्को में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने उन्हें ये कहने का मौका दिया कि उन्हें शीत युद्ध नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर ऐसा कहने से इनकार कर दिया। इसके बावजूद पश्चिमी देश पुतिन के साथ कारोबार करते रहे, जैसे वो बस एक सामान्य नेता है। ये अपने आप को धोखा देने जैसा था। अब शी जिनपिंग के नेतृत्व में चीन पुतिन का बड़ा समर्थक है। जिनपिंग ने यूक्रेन पर कार्रवाई की निंदा नहीं की है। दुनिया अचानक बदल गई है। अब हम एक नए इलाके में हैं और दूर से ये एक शीत युद्ध जैसा दिख रहा है। और युद्ध भले ही दो देशों के बीच हो रहा हो, लेकिन इंजाम अक्सर आम लोग ही भुगतते हैं। Stop war now! Stop war now! Покажем за нашу свободу.